हेलो स्टूडेंट, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वीकेएम पॉइंट में। यहाँ पर आपको मैथमेटिक्स से रिलेटेड वो सारे टॉपिक्स मिलेंगे जो आप पढ़ रहे हैं या बाद में भी पढ़ना चाहते हैं। ऐसे टॉपिक जो आपको क्लासरूम में कठिन लगते हैं या बोरिंग फील कराते हैं, लेकिन हम आपको देंगे उनका सिंपल और इंटरेस्टिंग वे में कंटेंट। तो सभी लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दूसरों को शेयर करें। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बच्चों, आप हमारी स्क्रीन पे देख रहे होंगे, आज का हमारा टॉपिक है इंजीनियरिंग मैथ्स 3 का सिलेबस डिस्कशन। और इस सिलेबस को डिस्कशन के साथ में हम इसके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स भी बताएंगे कि कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको आप बार बार रिवीजन करते रहो तो आपके एग्जाम में अच्छे नंबर आ जाएं। माय डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम इंजीनियरिंग मैथ्स 3 के 5 पॉइंट लेकर आए हैं। जब बच्चा मैथ्स 2 पढ़कर नेक्स्ट सेमेस्टर में जाता है तो उसके मन में बहुत सारे प्रश्नों का कौतूहल रहता है। उसे नेक्स्ट सेमेस्टर में मैथ 3 पढ़ने को मिलती है। उसके मन के इन प्रश्नों का हल बच्चों मैंने इस वीडियो में दिया है। मेरे प्यारे बच्चों, जो प्यार आपने वीकेएम पॉइंट को चैनल को मैथ्स 2 में मिला था, हम चाहेंगे वही प्यार इंजीनियरिंग मैथ्स 3 में भी मिले। इस बार मैथ 3 की जो मैं प्लेलिस्ट लेकर आया हूं उसमें 1 से लेके लास्ट तक वीडियो की लिस्टिंग रहेगी और यूनिट वाइज भी मैंने इसको अलग अलग किया हुआ है। तो प्लीज़ वीकेएम पॉइंट पे बने रहिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं इंजीनियरिंग मैथ्स 3 का सिलेबस और इसके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। तो बच्चों देखो, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 3 जो आप लोग पढ़ रहे हैं उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव है, the objective of this course is to provide the conceptual understanding of 3 points. Number 1, various mathematical tools like a Laplace Fourier transform and their applications. यहाँ पे Fourier transform उसके applications आपको पढ़ाए जाएंगे। Concept principle of complex analysis in solving various life problem. Complex analysis का यूज करके various life problems आप solve करेंगे। थर्ड हमारा जो गोल रहेगा, वेरियस स्टैटिस्टिकल मेथड टेस्ट फॉर एनालाइजिंग एक्सपेरिमेंटल डेटा। यहाँ पे स्टैटिस्टिकल मेथड के कई सारे टेस्ट होंगे जो हम लोग यूज करके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को करेंगे। अब आते हैं हम लोग डिटेल स्टडी ऑफ आवर सिलेबस। बच्चों देखो, ये है यूनिट 1 ट्रांसफॉर्म मेथड। ट्रांसफॉर्म मेथड में जो जहां से हम लोगों का स्टार्ट हुआ है वो देखो लिखा है फोरियर इंटीग्रल। बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, सर पहले फोरियर इंटीग्रल तो नहीं पढ़ाया जाता, कुछ और पढ़ाने लगते हैं सर लोग हमारे और बाद में सर पढ़ाते हैं। तो बेटा यहाँ पे टॉपिक तो फोरियर इंटीग्रल लिखा है लेकिन इसको थोड़ा सा आपको बाद में पढ़ना है। टॉपिक आपके कौन कौन से हैं? फोरियर इंटीग्रल, कंडीशन ऑफ कन्वर्जेंस, फोरियर साइन एंड कोसाइन इंटीग्रल, कॉम्प्लेक्स फॉर्म एंड एप्लीकेशन। यहाँ तक एप्लीकेशन तक तो आपका फोरियर इंटीग्रल का पूरा कॉन्सेप्ट है। इसके बाद बेटा फिर देखो लिखा हुआ है फोरियर ट्रांसफॉर्म पेयर्स। फोरियर ट्रांसफॉर्म पेयर्स ये आपका लिखा हुआ है यहाँ पे। इसको आप अगर देखेंगे तो इस फोरियर ट्रांसफॉर्म पेयर्स में बेटा यहीं से आपको पढ़ने की स्टार्टिंग करनी है। मीन्स आपको फोरियर ट्रांसफॉर्म पढ़ना है। फिर इसके दो पार्ट और होते हैं पेयर्स में, कौन कौन से? एक साइन फोरियर ट्रांसफॉर्म, एक होता है कोसाइन फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो ये पेयर्स में आपको पढ़ने हैं। फिर इनके बाद इनके इनवर्स भी पढ़ने हैं। मतलब फोरियर ट्रांसफॉर्म आपने पढ़ा है तो फिर इसका इनवर्स भी पढ़िए। इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म, साइन ट्रांसफॉर्म पढ़ चुके हैं तो इसका इनवर्स भी पढ़िए, इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म। कोसाइन ट्रांसफॉर्म पढ़ चुके हैं तो इसका भी इनवर्स आपको पढ़ना है। अच्छा बच्चों, इसके बाद लिखा है एप्लीकेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म एंड फोरियर ट्रांसफॉर्म टू सॉल्व बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स। ठीक है बेटा, यहां तक आपको जो पढ़ना है वो चीज को वो पढ़ना है आपको। जैसे आपने लाप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ा था तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म से हम लोगों ने डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना सीखी थी, उसी तरीके से
फोरियर ट्रांसफॉर्म से भी हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं वो सीखेंगे बच्चों। इसके बाद लिखा है डिस्क्रीट एंड फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म। बेटा आपको देखो पढ़ने का जो ढंग है, सबसे पहले आपको फोरियर ट्रांसफॉर्म पढ़ना है। ओके, फोरियर ट्रांसफॉर्म पढ़ना है, इंटीग्रल नहीं पढ़ना है। फोरियर ट्रांसफॉर्म पढ़ने के बाद इसके दो होते हैं, साइन और कोसाइन, ये दोनों आपको पढ़ने हैं। ठीक, इसके बाद इन तीनों के इनवर्स पढ़ने हैं, मतलब फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म का इनवर्स, साइन ट्रांसफॉर्म का इनवर्स, और कोसाइन साइन ट्रांसफॉर्म का भी इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म पढ़ना है। इसके बाद ये जो फोरियर ट्रांसफॉर्म आपने पढ़ा है, ये बेटा इनफाइनाइट फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है, क्योंकि इसका जो फार्मूला होता है माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट ई के पावर माइनस आई एस टी एफ टी डी टी होता है। ये हमारे आप वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको फार्मूला ये मिल जाएगा। यहाँ पे आप अगर ध्यान से देखें तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म में यहाँ पे लिमिट्स आपकी 0 होती थी, लेकिन यहाँ पे आपकी लिमिट माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट होगी। ओके, और यहाँ पे ई के पावर एस टी होता था लाप्लास में, लेकिन यहाँ पे ई के पावर माइनस आई एस टी होगा, एफ टी अपना वही सेम रहेगा। तो ये हमारा फोरियर ट्रांसफॉर्म का फार्मूला होता है। इसके बाद तो यहाँ पे आप लिमिट्स देख रहे हैं, इनफाइनाइट लिमिट है, तो बेटा ये इनफाइनाइट फोरियर ट्रांसफॉर्म का फार्मूला है। जब ये आप पढ़ लोगे, इसके बाद आपको फाइनाइट फोरियर ट्रांसफॉर्म पढ़ना है, फिर इसका इनवर्स भी पढ़ना है, इनवर्स फाइनाइट फोरियर ट्रांसफॉर्म। फिर एक और ट्रांसफॉर्म है बेटा, आप देख रहे हो स्क्रीन पे, वो लिखा है फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म। फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म पढ़ना है। जब ये आप पढ़ लोगे, उसके बाद आपको पढ़ना है इन फोरियर इंटीग्रल, कंडीशन ऑफ कन्वर्जेंस एंड फोरियर साइन एंड कोसाइन इंटीग्रल्स। इसके वीडियो आप हमारे चैनल पर देखेंगे तो मिल जाएगा। फोरियर इंटीग्रल का मैंने 1 या 2 ही क्वेश्चन उसमें बेटा सॉल्व किया हुआ है, और पूरा आपका कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। तो पहले आपको फोरियर ट्रांसफॉर्म पढ़ना है, फिर बाद में फोरियर इंटीग्रल पढ़ना है। अच्छा, इसके बाद नीचे आप आएंगे, अभी हम इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी आपको बताते हैं। नीचे जब आएंगे तो देखो लिखा है डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंस इक्वेशन ऐसे मॉडल्स। तो बेटा अब आपको डिफरेंस इक्वेशन पढ़नी है, और डिफरेंस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे ये यहाँ पे लिखा है, एक ऑपरेटर मेथड और एक मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट। मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट आप M2 में कुछ ना कुछ इसके बारे में पढ़ चुके हो, तो उसी से रिलेट करके इसको भी देखेंगे। लेकिन यहाँ पे जो ऑपरेटर मेथड है वो इंपॉर्टेंट मेथड है, इसको आपको ध्यान रखना है। इसके बाद बेटा आ जाते हैं जेड ट्रांसफॉर्म पे। तो जेड ट्रांसफॉर्म, जैसे आपने लाप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ा है, फोरियर ट्रांसफॉर्म पढ़ा है, उसी तरीके से ये इस यूनिट 1 में एक नई चीज है। एक ही में बेटा मिक्स ना करना, फोरियर के साथ में, फोरियर एक अलग चीज है, उसका काम कंप्लीट हो गया है। फोरियर को कंप्लीट होने के बाद दूसरी चीज इसमें आती है डिफरेंस इक्वेशन की, जो ये लाइन लिखी है डिफरेंस इक्वेशन की, अब ये लाइन कंप्लीट हो गई। अब इसी में तीसरी चीज है बेटा, 3 चीजें हैं इसमें। बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर ये यूनिट 1 है, सर इसमें कितना सारा है, तो बेटा इसमें 3 चीजें हैं, फोरियर का है, डिफरेंस इक्वेशन है, और जेड ट्रांसफॉर्म है। तो अब बेटा आपको जेड ट्रांसफॉर्म पढ़ना है। जेड ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टीज क्या हैं, थ्योरम्स क्या हैं, और कुछ इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। जब आप इतना कर लोगे तो इस जेड ट्रांसफॉर्म की मदद से जो ये डिफरेंस इक्वेशन आपने सॉल्व किए हैं ऑपरेटर मेथड से, उन्हीं को अब जेड ट्रांसफॉर्म से आपको सॉल्व करना है। ये इस यूनिट में है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। फोरियर ट्रांसफॉर्म पढ़ना है, फाइनाइट फोरियर ट्रांसफॉर्म पढ़ना है, साइन कोसाइन पढ़ना है, इनके इनवर्स पढ़ना है, इनके क्वेश्चन लगाने हैं। जब ये आपका काम कंप्लीट हो जाएगा तब आपको फोरियर इंटीग्रल पढ़ना है, इसके क्वेश्चन देख लेना है। जब इतना कर लोगे तो नीचे नेक्स्ट टॉपिक आता है डिफरेंस इक्वेशन। डिफरेंस इक्वेशन को ऑपरेटर मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे ये आपको पढ़ना है, समझना है, इंपॉर्टेंट है। फिर जेड ट्रांसफॉर्म एक नया टॉपिक है, उसको पढ़ना है, उसकी प्रॉपर्टीज और थ्योरम पढ़ के डिफरेंस इक्वेशन को जेड ट्रांसफॉर्म से कैसे सॉल्व करते हैं वो बेटा आपको करना है। तो इस यूनिट में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उनको मैं अंडरलाइन करे दे रहा हूं, तो आप सभी बच्चे उनको नोट कर लीजिएगा
और अंडरलाइन कर लीजिएगा। तो एक तो आपका आता है फोरियर, देखो मैंने पहले अंडरलाइन किया, फोरियर ट्रांसफॉर्म। फोरियर ट्रांसफॉर्म आपको पढ़ना है, इसी के साथ में इसमें साइन और कोसाइन भी पढ़ना है, साइन और कोसाइन और इनके इनवर्स, इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म। बेटा ये सिलेबस में लिखा नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, ये इसी के अंतर्गत आता है। ओके तो साइन कोसाइन और उनके इनवर्स ट्रांसफॉर्म पढ़ने, पहली चीज तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। दूसरी चीज फोरियर इंटीग्रल क्या है, इसका केवल आप एक सवाल देख लो, एक ही सवाल से सारे क्वेश्चन इसके हो जाते हैं। वीकेएम पॉइंट में आपको इसका वीडियो मिल जाएगा, फोरियर इंटीग्रल का एक क्वेश्चन। इसके बाद आते हैं बेटा डिफरेंस इक्वेशन पे। तो डिफरेंस इक्वेशन क्या होती हैं ये बस जान लो, और ऑपरेटर मेथड से कैसे इसको सॉल्व करते हैं ये आप इसको तैयार कर लो। इसके बाद फिर आप आ जाइए जेड ट्रांसफॉर्म में। तो जेड ट्रांसफॉर्म क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टीज आप देख लीजिए, कुछ इसके क्वेश्चंस देख लीजिए, क्वेश्चंस देख लीजिए। और क्वेश्चन देखने के बाद एक सवाल जरूर आता है एग्जाम में, वो है डिफरेंस इक्वेशन को जेड ट्रांसफॉर्म से कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये मैंने बेटा कुछ अंडरलाइन कर दिए आपको, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर यूनिट 1। अब आते हैं बेटा हम लोग यूनिट 2 पे, यूनिट 2 पे आते हैं। यूनिट 2 पे देखेंगे हमारा जो यूनिट 2 है उसका नाम है फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल एंड कन्फॉर्मल मैपिंग। तो यूनिट 2 पे बेटा देख लीजिए, यूनिट 2 है फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल एंड कन्फॉर्मल मैपिंग। इसमें बच्चों लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, तीन चीजें दी गई हैं। आपको लगेगा सर लिमिट कॉन्टिन्यूटी ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, हाँ पढ़ चुके हो, लेकिन बेटा आपने वो केवल एक्स वेरिएबल में पढ़ी हुई है। ओके, केवल एक्स वेरिएबल में आपने पढ़ी हुई है, लेकिन यहां पे जो कॉन्सेप्ट है वो एक्स और वाई वेरिएबल दोनों का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो आपको जो यहाँ पे लिमिट पढ़नी है, कंटिन्यूटी पढ़नी है, या डिफरेंशियबिलिटी मीन डिफरेंशिएशन पढ़ना है, वो टू वेरिएबल्स में रहेगा, एक्स कॉमा वाई में। क्यों? क्योंकि ये फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है, और कॉम्प्लेक्स वेरिएबल आप जानते ही हैं, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल की क्या डेफिनेशन होती है बच्चों? कॉम्प्लेक्स वेरिएबल की डेफिनेशन होती है जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं जेड प्लस एक्स वाई में हमारा वेरिएबल एक्स भी है और वाई भी है। तो आपको लिमिट कंटिन्यूटी एक्स और वाई दोनों वेरिएबल में आपको करनी है। और जब आप लिमिट निकाल रहे होंगे तो ऐसे कुछ लिख के आता होगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 वाई टेंडिंग टू 2, मतलब एक्स और वाई दोनों में आपकी लिमिट दी जाएंगी, और जो फंक्शन होगा वो भी एक्स और वाई में होगा। तो ये तीन चीजें पढ़नी। फिर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, लिखा है एनालिटिसिटी एंड कॉची रीमान इक्वेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एनालिटिसिटी मतलब एनालिटिक फंक्शन क्या होते हैं, और कॉची रीमान इक्वेशन क्या होती हैं, और ये कॉची रीमान इक्वेशन एनालिटिक फंक्शन में क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको बच्चे इसमें बताया जाएगा। और इसी के साथ में हार्मोनिक फंक्शन है। फिर नीचे बेटा लिखा है कॉम्प्लेक्स फंक्शन, ऐसे लिमिट, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, इनवर्ट ट्रांसफॉर्मेशन, बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एंड कन्फॉर्मल मैपिंग। ये बेटा आपका सिलेबस है यूनिट सेकंड का। अब यूनिट सेकंड का ये सिलेबस है, इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आपको बेटा मैं डिस्कस करे दे रहा हूं आपको। तो अंडरलाइन कर लीजिए इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो इसमें सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है एनालिटिक या एनालिटिसिटी, जिसको कहते हैं एनालिटिक फंक्शन। इसके बाद कॉची रीमान इक्वेशन को अंडरलाइन कर लीजिएगा, हार्मोनिक फंक्शन को अंडरलाइन कर लीजिएगा। ठीक है, और यहां पे लिखा है बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, तो बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को भी
अंडरलाइन कर लीजिएगा, ये आपका बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये अंडरलाइन कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है यूनिट सेकंड में जिनकी आप बार बार प्रिपरेशन करेंगे। इसी के साथ में एक क्वेश्चन यहाँ पे है, उसको भी नोट कर लीजिएगा। एनालिटिसिटी या काशी रीमान इक्वेशन में क्वेश्चन आता है, फाइंड द एनालिटिक फंक्शन, फाइंड द एनालिटिक फंक्शन, एनालिटिक फंक्शन। और इसमें जो मेथड यूज करते हैं वो मिलन थॉमसन मेथड यूज करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पेपर में जरूर आता है, मिलन थॉमसन मेथड। तो इसको बेटा अलग से नोट कर लीजिएगा, इसमें लिखा नहीं हुआ है, लेकिन फाइंड द एनालिटिक फंक्शन या कंस्ट्रक्ट द एनालिटिक फंक्शन बाय मिलन थॉमसन मेथड इज ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर सिलेबस। ओके, अब आते हैं बेटा यूनिट 3 में। यूनिट 3 में आएंगे तो यूनिट 3 में देखिए लिखा है इंटीग्रेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन, लिखा है बच्चों। तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन में देखो कौन कौन से टॉपिक्स हैं। टॉपिक्स हैं आपका कंटूर इंटीग्रल्स, इवेल्युएशंस, कॉशी थ्योरम, कॉशी इंटीग्रल थ्योरम, लेवलिस थ्योरम, कन्वर्जेंस ऑफ पावर सीरीज, टेलर सीरीज, लॉरेंट सीरीज, सिंगुलरिटीज ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन, रेसिड्यू एंड रेसिड्यू थ्योरम। फिर लिखा है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ जेड, फंडामेंटल ऑफ अलजेब्रा, राचेस थ्योरम, आर्गुमेंट प्रिंसिपल एंड मैक्सिमम मॉडुलस प्रिंसिपल। ये आपके टॉपिक्स हैं। लास्ट में आपका लिखा है इवेल्युएशन ऑफ डेफिनिट एंड इम्प्रॉपर इंटीग्रल। तो ये आपका सिलेबस है। इस सिलेबस में आप देखेंगे कि सबसे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो है बेटा कॉशी इंटीग्रल थ्योरम, इसको अंडरलाइन करो, और कॉशी इंटीग्रल फार्मूला। इन दोनों से मिला के एक क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम में, ठीक। इसके बाद इन दोनों को मिला के एक क्वेश्चन, फिर लिखा है पावर सीरीज, टेलर सीरीज और लॉरेंट सीरीज। इन तीनों को मिला के एक क्वेश्चन जरूर आता है इंपॉर्टेंट में। और लिखा है रेसिड्यू, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रेसिड्यू एंड रेसिड्यू थ्योरम, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, इसको अंडरलाइन करके इंपॉर्टेंट लिखो। रेसिड्यू एंड रेसिड्यू थ्योरम से एक क्वेश्चन जरूर आता है। इतने टॉपिक हमारी तरफ से इंपॉर्टेंट है जिनको आप बार बार रिवाइज करते रहो। जो कुछ आप देख रहे हैं आपको लग रहा है सर ये बाकी चीजें बच गई, इनको क्या करें, नहीं पढ़ना, नहीं पढ़ना है आपको। ऐसा नहीं कि ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन इनसे भी आ जाते हैं, लेकिन जो चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो अभी वही चीज हम यहाँ पे अंडरलाइन आपको कर रहे हैं। तो प्लीज ये अंडरलाइन कर लीजिएगा, यूनिट 3 के ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। अब आते हैं बेटा यूनिट 4 में। यूनिट 4 का क्या नाम है, देखो लिखा है कर्व फिटिंग, कोरिलेशन, रेग्रेशन एंड प्रोबेबिलिटी। इसको अगर ध्यान से देखोगे तो बेटा इसमें 3 चीजों का मिक्सचर है। कर्व फिटिंग एक अलग चीज है, कोरिलेशन एक अलग चीज है, रेग्रेशन और प्रोबेबिलिटी अलग चीज है। बेटा ये जो आपका सिलेबस डिजाइन किया गया है इसमें कई सारी बुक्स को या कई सारे टॉपिक्स को अलग अलग मर्ज कर दिया गया है। तो कर्व फिटिंग एक अलग चीज है, कोरिलेशन थोड़ा सा अलग है, फिर रेग्रेशन और प्रोबेबिलिटी। तो बेटा कर्व फिटिंग, बेटा पहली जो लाइन है वो कर्व फिटिंग की लिखा है, कर्व फिटिंग मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। यहाँ पे कर्व फिटिंग कैसे करते हैं, कई सारे मेथड्स होते हैं लेकिन आपको केवल एक ही मेथड पढ़ना है, वो मेथड है मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। पहले तो ये समझ लो, कर्व को फिट करना है, कोई कर्व है उसको हमको फिट करना है, कौन से मेथड से, लिखा है मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। बहुत सारे मेथड, केवल यही मेथड पढ़ना है। और कौन कौन से कर्व को आपको फिट करना है, एक कर्व आपको देखो बेटा लिखा है स्ट्रेट लाइन फिट करनी है, दूसरा पॉलिनोमियल फिट करना है, तीसरा नॉन लीनियर और चौथा एक्सपोनेंशियल कर्व फिट करना है। ये 4 कर्व मेन दिए हैं, बाद में ईटीसी या एक्सेट्रा लिख दिया है। तो स्ट्रेट लाइन वाला कर्व होगा तो कैसे होगा, y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, ये कर्व स्ट्रेट लाइन का, इसको फिट करना है। दूसरा लिखा है पॉलिनोमियल्स, तो पॉलिनोमियल्स को कैसे फिट करना है, मतलब एक से ज्यादा डिग्री बना दो, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। देखिए ये आपका पॉलिनोमियल हो गया, ये सेकंड डिग्री का पॉलिनोमियल। अगर यहीं पे क्यूब कर दें तो ये थर्ड डिग्री का पॉलिनोमियल हो गया। तो सेकंड डिग्री का पॉलिनोमियल इंपॉर्टेंट है। इसके बाद लिखा है नॉन लीनियर, तो नॉन लीनियर किस टाइप का आ जाएगा, देखिए y इक्वल टू रूट एक्स ए प्लस
1/x इंटू बी। बेटा ये जो लिखा है ये कर्व नॉन लीनियर कर्व है, ठीक है। तो इस टाइप का भी कर्व आ सकता है, इसको नॉन लीनियर कर्व कहते हैं। तीसरा एक्सपोनेंशियल, तो देख लीजिए y इक्वल टू ई के पावर ax प्लस बी। देखिए ये एक्सपोनेंशियल कर्व हो गया। तो ये 4 टाइप के कर्व्स हैं जिनको हमको फिट करना है। अब कहोगे सर ये तो 4 टाइप के, तो बड़ा क्वेश्चन नहीं। हम बेटा आपको केवल स्ट्रेट लाइन को फिट करना बताएंगे, और स्ट्रेट लाइन को फिट करने के साथ में आप चारों के चारों कर्व बड़े आराम से फिट कर लोगे। तो एक क्वेश्चन से आप ये पूरा का पूरा इसका 1/3 पार्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो ये तो फिटिंग का हो गया। अब इस पे इंपॉर्टेंट देख लीजिए क्या है। इस पे इंपॉर्टेंट क्या है, आपको कर्व फिटिंग दो कर्व्स की जरूर पढ़ लो, एक स्ट्रेट लाइन की पढ़ लो और दूसरा पॉलिनोमियल्स की पढ़ लो। तो देखिए बेटा ये स्ट्रेट लाइन का कर्व है, इसको जरूर पढ़ लो, और ये पॉलिनोमियल है, इसको जरूर पढ़ लो। तो 2 को पढ़ लोगे तो नॉन लीनियर और एक्सपोनेंशियल अपने आप आपको आने लगेगा। बाकी आप वीडियो देखेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। गागर में सागर भरने की कोशिश करते हैं हम अपने वीडियो लेक्चर में कि ऐसा सवाल हम आपको बताएं जिससे बहुत सारे टॉपिक आपके कवर हो जाएं। अब आते हैं कोरिलेशन एनालिसिस, मतलब सेकंड इस पे आते हैं। लिखा है कोरिलेशन एनालिसिस, लीनियर नॉन लीनियर, मल्टीलीनियर रिग्रेशन एनालिसिस, यहां तक है बेटा। फिर प्रोबेबिलिटी वाला स्टार्ट होता है तो 3rd टॉपिक स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे आपका जो इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपको 4 चीजें बस आपको पढ़नी है। बस एक तो स्मॉल आर है वो पढ़ना है आपको, और उसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन निकालने हैं। दूसरा कैपिटल आर है उसको पढ़ना है और उससे न्यूमेरिकल क्वेश्चन निकालना है। तीसरा BXY पढ़ना है और BYX पढ़ के इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने। ये 4 चीजें आपको पढ़नी है, नोट करना चाहो तो नोट कर लो। तो ये कोरिलेशन और रेग्रेशन में केवल 4 चीजें, स्मॉल आर को बोलते हैं कोरिलेशन, कैपिटल आर को बोलते हैं रैंक कोरिलेशन, और BXY और BYX को बोलते हैं रेग्रेशन कोफिशिएंट। तो ये 4 बेटा आपके पास पॉइंट्स हैं। इन पॉइंट्स को आप पढ़ लोगे। आर क्या है, इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन। कैपिटल आर क्या है, इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन। BXY क्या है, BYX क्या है, इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन पढ़ लोगे तो ये आपका जो सेकंड लाइन है वो भी कंप्लीट हो जाएगी। इसको आप बेटा याद कर लो। अच्छा, कोरिलेशन का मतलब क्या होता है? कोरिलेशन का मतलब होता है एक वेरिएबल अगर x है और दूसरा वेरिएबल y है तो ये दोनों आपस में कोरिलेटेड या आपस में कैसे जुड़े हुए हैं। अगर जुड़े हुए हैं तो कोरिलेशन है, नहीं जुड़े हुए हैं तो नॉट कोरिलेशन है। और नॉट कोरिलेशन को ही वर्ड एक यूज करते हैं इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आर इंडिपेंडेंट। अच्छा, हम एग्जांपल आपको देते हैं। मान लो अब की बार अच्छी बारिश हुई तो किसान की फसल अच्छी हुई। क्या ये दोनों एक दूसरे को कोरिलेट कर रहे हैं? हाँ, कर रहे हैं। भाई बारिश अच्छी होगी तो जाहिर है किसान की फसल भी अच्छी होगी। तो इन दोनों में एक वेरिएबल x है वो है बारिश, और दूसरी वेरिएबल y है जो किसान की फसल है। तो दोनों आपस में कोरिलेटेड है और पॉजिटिवली कोरिलेटेड है, मतलब बारिश अच्छी होने से किसान की फसल भी अच्छी हो रही है। अच्छा, दूसरा एक एग्जांपल दे रहे हैं। आपने अपने घर में डीजे बजवा दिया और किसान की फसल अच्छी हो गई। बताएं, आपके घर में तो डीजे बज गया, ठीक है, फंक्शन हो गया, और क्या किसान की फसल अच्छी हो गई? नहीं, इससे तो कोई कोरिलेशन नहीं है। आपके घर में डीजे बजवाने से और किसान की उपज अच्छे होने से इसमें कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। तो बेटा ये आपस में कोरिलेटेड नहीं है, तभी इनको कहा जाता है कि इनका कोरिलेशन बिल्कुल भी नहीं है, जीरो कोरिलेशन। इनके बीच में जो जीरो कोरिलेशन है, और जीरो कोरिलेशन को ही कहते हैं इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट, ये इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। अब आते हैं बेटा इसी का 3rd टॉपिक है प्रोबेबिलिटी। देखो प्रोबेबिलिटी में क्या लिखा है? प्रोबेबिलिटी रैंडम वेरिएबल्स, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सपेक्टेशन, मोमेंट्स, ट्रांसफॉर्म मेथड, बाइनोमियल, पॉइजन एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब 3 डिस्ट्रीब्यूशन है जो आपको पढ़ने हैं।
अब इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बेटा आपको हम बता देते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आएंगे। तो बेटा याद रखो, कर्व फिटिंग का जो क्वेश्चन है वो इजी क्वेश्चन होता है, बड़े आराम से कर लोगे। तो स्ट्रेट लाइन और पैरा पॉलिनोमियल्स, और पॉलिनोमियल्स में पैराबोला मीन सेकंड डिग्री का पॉलिनोमियल आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। तो कर्व फिटिंग का क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम्स में। स्ट्रेट लाइन और पॉलिनोमियल्स पे आप चले जाओ, बाकी तो आपको हो जाएंगे। ठीक, अब इसके बाद कोरिलेशन रेग्रेशन में मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि इसमें आपको केवल आर की वैल्यू कैसे निकालते हैं वो देखना है, कैपिटल आर की वैल्यू कैसे निकालते हैं वो देखना है, बी एक्स वाई कैसे निकालते हैं वो देखना है, और बी वाई एक्स कैसे निकालते हैं ये देखना है। ये चार चीजें अगर आपने निकाल लिया तो कोरिलेशन भी आपका कंप्लीट हो गया। अब आते हैं प्रोबेबिलिटी में। तो प्रोबेबिलिटी में बेटा आपको बाइनोमियल, पॉइजन और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये तीन इंपॉर्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन है, इनको आपको ध्यान रखना है। जिसमें बाइनोमियल और पॉइजन हमारी तरफ से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनसे क्वेश्चन, इन दोनों में से एक या दो क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो बाइनोमियल पॉइजन इंपॉर्टेंट है इधर आपका कर्व फिटिंग में, और ये छोटा आर, बड़ा आर, बी एक्स वाई और बी वाई एक्स, इनकी वैल्यूज निकालना। तो ये आपका हो गया यूनिट 4। अब आते हैं बेटा यूनिट 5। यूनिट 5 में सैंपलिंग थ्योरी है। यूनिट 5 देखिए लिखा है सैंपलिंग थ्योरी, स्मॉल एंड लार्ज सैंपल। अच्छा, स्मॉल और लार्ज सैंपल क्या होता है? जैसे मान लो आपने 4 दाने चावल लिए, ठीक, चावल की बहुत थोड़ी मात्रा ली तो ये स्मॉल सैंपल हो गया। लेकिन आपने 1 बोरा चावल ले लिया तो ये बड़ा सैंपल हो गया आपका। इसके मान लिखा है पैरामीटर एस्टिमेशन, कॉन्फिडेंस इंटरवल्स, टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस, सिग्निफिकेंस, ओवर रिव्यू ऑफ टी डिस्ट्रीब्यूशन, एफ डिस्ट्रीब्यूशन, काई स्क्वायर। बेटा ये ऐसे करके जो ये बनाया गया है, यहाँ पे स्क्वायर लगा दिया गया है, तो इसको बोलते हैं चाई बोलो चाहे काई बोलो, चाहे तो इसको चाई बोलो और चाहे तो इसको बोलो काई, कुछ भी बोल सकते हो, चाई या काई। और चूंकि ऊपर स्क्वायर लिखा है तो इसको बोलते हैं काई स्क्वायर या चाई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो इसको बेटा ध्यान कर लो, नोट भी कर लो। अच्छा, और लिखा है गुडनेस ऑफ फिट, तो गुडनेस ऑफ फिट बेटा काई स्क्वायर में ही आ जाता है। फिर लिखा है काई स्क्वायर टेस्ट, तो ये काई स्क्वायर टेस्ट काई स्क्वायर में भी आ जाता है। लिखा है एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस का ही शॉर्ट फॉर्म है एनोवा। लिखा है एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस में 2 वर्ड एनालिसिस के ले लो तो आ जाएगा एन, ऑफ से ओ ले लो तो ओ, और वेरिएंस से वी ए ले लो तो वी, तो ये क्या बन जाता है एनोवा। तो एनोवा को ही कहते हैं एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। फिर नीचे लिखा है नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट, सिंपल एप्लीकेशन, टाइम सीरीज एनालिसिस, इंडेक्स नंबर एंड क्वालिटी कंट्रोल चार्ट। बेटा यूनिट 5 आपकी काफी बड़ी है, इसमें काफी सारी चीजें दी गई हैं, टाइम सीरीज भी है, इंडेक्स नंबर भी है, क्वालिटी कंट्रोल भी है। 3 ये अपने आप में एक नई चीजें हैं, साथ में एनालिसिस ऑफ वेरिएंस और नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है। तो यूनिट 5 आपकी थोड़ी सी कठिन यूनिट है, पहली यूनिट 4 या 3 की अपेक्षा। इसमें बच्चे देख लीजिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या हैं आपको, हैं तो बहुत सारे टॉपिक, लेकिन हम सजेशन देते हैं। इसमें बेटा आपको क्या करना है, सैंपलिंग थ्योरी पढ़ने के बाद 4 डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से पढ़ लो। एक तो टी डिस्ट्रीब्यूशन, एक एफ डिस्ट्रीब्यूशन, काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन और जेड डिस्ट्रीब्यूशन। ये 4 डिस्ट्रीब्यूशन आपको अच्छे से पढ़ लेने हैं। अब इन 4 डिस्ट्रीब्यूशन में पढ़ना क्या है, आपको पढ़ना यह है कि आप इनके इसके फार्मूले आपको याद कर लो। फार्मूले याद करने के बाद इसके 2-2, 3-3, 4-4 न्यूमेरिकल क्वेश्चन लगा लो, प्रैक्टिस कर लो। और जब ये 3-4 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लोगे हर डिस्ट्रीब्यूशन के, तो आपको डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से समझ में आने लगेगा। और वीकेएम पॉइंट पे जाके वीडियो देखोगे तो आपको इसके वीडियो आगे मिल जाएंगे आपको। तो ये 4 डिस्ट्रीब्यूशन आपके इंपॉर्टेंट होने जा रहे हैं, तो इनको आप पढ़ लीजिए। बाकी आपको लगता है कि ये सारी चीज़ें भी छूटी हुई हैं, तो बेटा ये जो 4 चीज़ें छूटी हुई हैं तो इनको भी पढ़ना है, स्किप नहीं करना है।
लेकिन इनमें से क्वेश्चंस कम आते हैं, कम आने के चांस रहते हैं। 4 डिस्ट्रीब्यूशन में 2 क्वेश्चन जरूर बनते हैं, तो इनको तो आप जरूर पढ़िएगा। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे देखो बेटा, कुछ 2 टाइप्स ऑफ इरर नहीं लिखा है बेटा। इरर का भी कॉन्सेप्ट है। इरर कि इरर यहाँ पे कितने टाइप्स की इरर होती हैं, कौन कौन सी इरर होती है, इसमें मेंशन नहीं, लेकिन आपको भी पढ़ना है। तो बेटा इरर केवल 2 टाइप्स की होती हैं, टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड की, ये याद रखना। टाइप फर्स्ट इरर होती है और टाइप सेकंड इरर होती है। इसके बारे में थोड़ा सा आपको हिंट दिए दे रहे हैं, क्योंकि यही इरर पे ही पूरा ये यूनिट 5 डिपेंड है। तो टाइप 1 की जो इरर होती है, कोई चीज जब सही हो, कोई चीज जब सही हो, when it is true we reject, और हम उसको रिजेक्ट कर दें, तो ये टाइप 1 की इरर कहलाती है। और टाइप 2 की इरर क्या है? when it is false we accept, और उसको हम लोग एक्सेप्ट कर लें। तो बेटा ये 2 टाइप्स ऑफ इरर होती हैं यूनिवर्स में, मैथमेटिक्स में। 2 के अलावा कोई तीसरी इरर या गलतियां नहीं होती। आपके माता पिता कहते होंगे तुम इतनी गलती करते हो, 50 गलती कर चुके हो। तो एक बात आप ध्यान रख लीजिएगा, आप 50 गलतियां नहीं करते या 100 गलतियां नहीं करते। गलतियां केवल 2 ही प्रकार की होती हैं, 2 टाइप्स ऑफ। पहली गलती होती है जब कोई चीज सही हो और उसे हम रिजेक्ट कर दें। मान लो आपके मम्मी पापा ने ये चीज बताई और आपको वो रिजेक्ट कर दो, ना मानो, तो ये एक प्रकार की गलती कहलाती है कि जो चीज सही थी उसको आपने डिनाई कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। टाइप सेकंड इरर क्या होती है बेटा? टाइप सेकंड इरर होती है जब कोई चीज गलत हो और उस गलत चीज को आप एक्सेप्ट कर लो और गलत चीज को ही लेके आगे बढ़ जाओ, तो ये टाइप सेकंड इरर होती है। तो अब एक चीज आप हमको ये बताएं, टाइप 1 और टाइप 2 इरर में सबसे खतरनाक इरर कौन सी होती है? सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इरर कौन सी होती है? वो है टाइप सेकंड इरर, क्योंकि टाइप फर्स्ट इरर मतलब नेग्लिजिबल इरर है, इसको आप नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन टाइप सेकंड इरर नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। इससे हमारी लाइफ में ज़्यादा फर्क पड़ता है। तो जब कोई चीज़ गलत हो और गलत को आप सही मान के आगे बढ़ जाओगे, देन डेफिनेटली दिस इज वेरी हार्मफुल। एक क्वेश्चन होता है कि विच इज इरर इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन किसमें? ऑब्जेक्टिव के लिए, कि विच इरर इज मोर हार्मफुल, टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड, और बोथ टाइप्स ऑफ इरर आर हार्मफुल। तो टाइप सेकंड इरर इज मोर हार्मफुल देन टाइप फर्स्ट इरर, बिकॉज व्हेन इट इज फॉल्स वी एक्सेप्ट द कॉन्सेप्ट। तो ये 2 प्रकार की इरर होती है बेटा। तो ये तो बेटा हमारा सिलेबस का डिस्कशन हो गया और इम्पोर्टेंट हमने टॉपिक बता दिए। यूनिट 5 में कौन से 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए हैं? चारों डिस्ट्रीब्यूशन बताए हैं। बाकी आप इसको थोड़ा सा स्किप कर सकते हो, पहले आप चारों डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ो, इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन लगाओ, उसके बाद समय बचता है तो आगे देखो टी डिस्ट्रीब्यूशन, एफ डिस्ट्रीब्यूशन, काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन और जेड डिस्ट्रीब्यूशन। आप हमारे चैनल पे जब वीडियो देखेंगे तो मैं कोशिश ये करूंगा कि 1-2 क्वेश्चन में ही पूरे आपको डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट समझा दूं। और आप देखेंगे भी कि जब हमारा यूनिट 5 के वीडियो आप देखेंगे तो उसमें आपको लगेगा कि ये तो बहुत इजी है, बहुत इजी तरीके से हम इसको बनाने का प्रयास कर रहे हैं। बेटा कुछ बुक्स, रिकमेंडेड बुक्स लिखी गई हैं, आप देख सकते हो। डेनिस जी जिल की बुक है, आर.के. जैन और एंगर सर की बुक है, इरविन क्राइजिंग की बुक है आपके रिकमेंडेड बुक्स में, आर.वी. चर्चिल हैं, जे.एन. कपूर हैं, एस.सी. सक्सेना है और जे.एस. मैथ्यू है। ये बेटा ये बुक्स आपको कुछ सजेस्टेड बुक्स दी गई हैं। अच्छा, तो अब हमने यहाँ पे बेटा क्या किया है, आपको सिलेबस का डिस्कशन करा दिया, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी आपको बता दिए कि हर यूनिट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं। अब एक ये है कि मैथ 3 पढ़ने की स्ट्रेटेजी क्या है, तीसरा पॉइंट हम बताएंगे। मैथ 3 पढ़ने की स्ट्रेटेजी क्या है? तो स्ट्रेटेजी ये है मैथ 3 पढ़ने की कि जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं उन टॉपिक्स के आप क्वेश्चन रिवाइज करते रहो।
आप हमारे वीडियो देखते रहो, जब भी आपको समय मिले एक एक वीडियो देख लिया करो। इससे क्या होगा, आपका टॉपिक रिवाइज होगा, क्योंकि अगर एक बार आप चीज़ें भूल जाओगे और फिर दोबारा पढ़ोगे तो आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अगर उसी फ्लो में बने रहोगे, आज कभी एक वीडियो देख लिया, कुछ ये टॉपिक पढ़ लिए, 2-4 दिन बाद फिर कोई दूसरा टॉपिक पढ़ लिया, इसका वीडियो देख लिया, तो वो चीज़ें आपके दिमाग में, जहन में बनी रहेंगी और भूलोगे नहीं। और एग्ज़ाम में बेटा 2 दिन की पढ़ाई से एग्ज़ाम नहीं होता है। जो चीज़ें आपने पहले पढ़ी होती हैं वही चीज़ें एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा काम आती हैं। तो ये तो आपकी स्ट्रेटेजी रहेगी कि क्या करें, तो कुछ ना कुछ आपके इसके वीडियो हमारे ज़रूर देखते रहिए, जिससे आपका कोर्स कंटेंट रिवाइज होता रहे। अच्छा बच्चे ये पूछते हैं, चौथा हमारा एक पॉइंट है, बच्चे हमसे पूछते हैं सर मैथ्स 2 और मैथ्स 3 में कौन सा टफ है, अब मैथ 3 टफ होने जा रहा है कि मैथ्स 2? तो बच्चे मैथ्स 2 थोड़ा हमें लग रहा है ज़्यादा टफ है, मैथ्स 3 आपको इजी रहेगा। कुछ चीज़ें इसमें भी टफ हैं, लेकिन ओवरऑल मैथ 3 आपका मैथ 2 अपेक्षा ज़्यादा इजी रहेगा। इसके जो क्वेश्चंस हैं वो लॉन्ग क्वेश्चंस बहुत बड़े बड़े नहीं रहेंगे। जैसे वहाँ आपने देखा हीट वेव और लाप्लास इक्वेशन जो सॉल्व करते थे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन लगाते थे, जो 4-4 5-5 पेज भर जाते थे, ऐसा यहाँ पे कम रहेगा। बट यहाँ पे एक चीज़ आप याद रखिएगा, आपको कैलकुलेटर का यूज़ ज़्यादा करना है, क्योंकि क्वेश्चन थोड़े से कैलकुलेटर वाले होंगे, टेबल्स बनेंगी और टेबल्स में आपको कैलकुलेटर से वैल्यू कैलकुलेट करने के जल्दी लिखनी पड़ेगी। ये आपका यहाँ पे तो कैलकुलेटर का कॉन्सेप्ट यहाँ पे ज़्यादा यूज़ होता है इस हमारे मैथ 3 में। ओवरऑल ये उससे आसान हमारा ये सिलेबस है। अच्छा अब हम एक चीज़ और आपको 5वां पॉइंट बताते हैं, गेट का कितना सिलेबस मैथ 3 में है। क्या गेट में मैथ 3 हमारा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है? तो बिल्कुल आपका गेट में मैथ 3 इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, क्योंकि इसका लगभग 40% सिलेबस गेट में दिया गया है। तो बेटा आपको इसको अगर अच्छे से पढ़ लोगे तो गेट का 40% सिलेबस भी आपका कवर हो जाएगा। जो यूनिट सेकंड है ये आपके गेट सिलेबस में है, और यूनिट थर्ड जो है बेटा, यूनिट थर्ड का हाफ पार्ट आपके गेट में है, और यूनिट फोर्थ का भी हाफ पार्ट आपके गेट सिलेबस में है। तो ये बाइनोमियल, पॉइजन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, इनको अच्छे से पढ़िएगा, प्रोबेबिलिटी अच्छे से पढ़िएगा, ये आपके गेट सिलेबस में दिया गया है। और इसमें कॉशी इंटीग्रल थ्योरम, कॉशी इंटीग्रल फार्मूला और रेसिड्यू थ्योरम, ये बेटा आपके गेट सिलेबस में है। तो इन पॉइंट्स को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और यूनिट सेकंड में एनालिटिक फंक्शन, कॉशी रीमान इक्वेशन, हार्मोनिक फंक्शन, लिमिट और कंटिन्यूटी, ये आपके गेट सिलेबस में है। तो इनको भी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगर इसको आप पढ़ेंगे तो 2 चीज़ें आपको रिवाइज हो जाएंगी, 40% आपका गेट सिलेबस भी कवर हो जाएगा और आपका M3 भी कवर हो जाएगा। तो ये बेटा हमारे सिलेबस का डिस्कशन हो गया, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए, और 5 पॉइंट हमने डिस्कस कर दिए, क्या स्ट्रेटजी अपनाएं और कैसे हम इसको पढ़ें। तो धीरे धीरे आपको हमारे मैथ 3 के वीडियो मिलते जाएंगे, तो प्लीज़ हमारे चैनल पे बने रहिएगा। और जो हम मैथ 3 आपको बताएंगे वो बहुत ही मैजिक वाला होगा। एक क्वेश्चन करोगे तो सारे उस क्वेश्चन करने से आपको उसके टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनकी बड़े आराम से प्रैक्टिस हो जाएगी। बच्चों हम इस तरह आपको बताने की कोशिश करते हैं कि जैसे मुझको खुद ही एग्ज़ाम देना हो, और जब हमको खुद एग्ज़ाम देना होगा तो हम कैसे स्ट्रेटजी अपनाएं, कोशिश हमारी इसी तरीके से रहती है कि उसी टाइप के वीडियो हम आपको अपलोड करें। ओके बेटा, तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।